ऐतिहासिक विजय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। रोशन करके अपनी किस्मत वो सूरज की तरह चमकते हैं। कितनी भी कठिन हो राह मगर वो पीछे नहीं मुड़ते हैं। पा लेते हैं कामयाबी जो वक्त मुताबिक ढलते हैं। बीजेपी की सियासी कामयाबी की यह सुनहरी तस्वीर है। हिंदुस्तान की सियासत में यह बदलते वक्त का मिजाज है। सियासत का ऐसा अर्थशास्त्र जिसने इतिहास रच डाला। समर्थकों का ऐसा जुनून कि सियासत बदल गई। ऐसा चुनावी चक्रव्यूह कि विरोधियों की सारी घेराबंदी ध्वस्त हो गई। ऐसा पहली बार हुआ जब कोई गैर कांग्रेसी सरकार लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर पहुंची है। कभी 2 सीटों पर सिमटने वाली पार्टी आज देश की सबसे दबंग पार्टी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह कमल खिल चुका है। ये प्रचंड विजय जो जनता ने दिलाई है, एक और तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जीता है, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा है। करारी हार। इसमें दो राय नहीं कि पीएम नरेंद्र मोदी इस जीत के महानायक हैं, लेकिन इस जीत के महायोद्धा विरोधियों के खिलाफ अभेद्य चक्रव्यूह के चाणक्य हैं अमित शाह। राष्ट्रीय पटल पर जब अमित शाह का उदय हुआ तो किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि गुजरात की राजनीति तक सीमित रहने वाला राजनेता इतनी जल्दी यूपी बिहार की जाति में उलझी सियासत को आत्मसात कर लेगा और फिर विरोधियों के जातिगत गोलबंदी को ध्वस्त करने के लिए वो ऐसा सामाजिक समीकरण की रचना करेगा कि पहले 2014 और फिर 2019 में नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। कार्यकर्ताओं को कैसे मोबिलाइज करना है, बूथ स्तर पर कैसे काम करना है, यह सब कुछ सिखाया बीजेपी के इस चाणक्य ने। कि जनता ने देश की नकारात्मक राजनीति को एक तरीके से खारिज किया है। विकास, राष्ट्रवाद और सुशासन के मुद्दे पर मोदी जी के नेतृत्व पर फिर से विश्वास किया है। एक तरफ मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को प्राप्त हुआ, तो दूसरी तरफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की संगठनात्मक रणनीति। वीर सावरकर और चाणक्य अमित शाह के ऑफिस के विजिटर रूम की लगी ये दोनों तस्वीरें उनके आदर्श और उनकी राजनीति को परिभाषित करते हैं। अपनी खास पेशकश में हम अमित शाह की राजनीति, उनके सियासी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी की तरह अमित शाह ने अपने सियासी सफर की शुरुआत सिफर से की थी। 30 मार्च को गांधीनगर में जब अमित शाह नामांकन करने पहुंचे तब उन्होंने सियासी सफर की शुरुआत का जिक्र किया था। जब मैं इस चौराहे पर सरदार पटेल कॉलोनी के रोड पर खड़ा रहकर यहां बोल रहा हूं, तब मुझे 1982 के दिन याद आते हैं। इसी नारायणपुरा वार्ड की संघवी हाई स्कूल बूथ के एक बूथ के अध्यक्ष के रूप में मैंने अपना काम शुरू किया था। बूथ पर पोस्टर चिपकाते चिपकाते, वॉल पेंटिंग करते करते, पर्चा बांटते बांटते आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पहुंचाया है। दीवार पर पोस्टर चिपकाते चिपकाते पार्टी के चाणक्य का सफर तय करना आसान नहीं था। वो भी तब जब आपके परिवार का ताल्लुक सियासत से दूर दूर तक न हो। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को
मुंबई के एक जैन बनिया परिवार में हुआ था। परिवार का पीवीपी पाइप का बिजनेस था। उन्होंने बीएससी की डिग्री ली थी और फिर पिता के पीवीसी पाइप का बिजनेस भी संभाला था। बताया जाता है कि उन्हें मार्केट की भी अच्छी जानकारी थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद अमित शाह ने कुछ वक्त तक स्टॉक ब्रोकर का काम किया, लेकिन साथ साथ अमित शाह की रुचि राजनीति में भी थी। लेकिन इस युवा स्टॉक ब्रोकर की कुंडली में सियासत का सुरमा बनना लिखा था। अमित शाह के परिवार को नजदीक से जानने वालों का कहना है कि अमित शाह को कारोबार से ज्यादा समाज सेवा और सियासत में दिलचस्पी थी। 14 वर्ष की छोटी उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वो शामिल हुए। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने अहमदाबाद से पूरी की। अहमदाबाद में ही उन्होंने एबीवीपी की सदस्यता ली थी। 1982 में वो एबीवीपी के सचिव बने थे। लेकिन अमित शाह की सियासत में सबसे अहम मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात संघर्ष के उस दौर में नरेंद्र मोदी से हुई। नरेंद्र भाई मोदी का सवाल है तो वो तो पहले आरएसएस के प्रचारक थे और अमित शाह 19 सालों में वो अहमदाबाद की एक कॉलेज में वो स्टूडेंट लीडर थे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके वो लीडर थे। तो उन्होंने अपने काम की शुरुआत तो वहीं से की, वो एबीवीपी से की। और नरेंद्र भाई मोदी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया, उसके पहले 1 साल पहले वो अमित शाह वो भारतीय जनता पार्टी के वो मेंबर बन गए और वो सीधी सक्रिय राजनीति में आ गए। उसके ठीक 1 साल बाद नरेंद्र भाई मोदी राजनीति में आए। उस वक्त दोनों युवा थे, दोनों ने साथ में लोकल लेवल पर काम शुरू किया। सियासत में दोस्ती और सहयोगी की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। संघर्ष के दिनों में दोस्त तो बनते हैं, लेकिन वक्त के साथ राहें जुदा हो जाती हैं। इंदिरा गांधी को अपने शुरुआती दिनों में कभी किसी सियासतदान पर भरोसा नहीं हुआ। इंदिरा के सबसे नजदीकी रणनीतिकार नौकरशाह पीएन हक्सर हुआ करते थे। बाद में हक्सर की जगह उनके बेटे संजय गांधी ने ले ली। लेकिन परिवार और नौकरशाहों पर निर्भरता की जगह अमित शाह और मोदी का भरोसा अटूट है। मोदी ने जिंदगी के हर मुकाम में अमित शाह का सहयोग किया है और अमित शाह ने भी पूरी निष्ठा से सहयोगी की भूमिका निभाई है। जो मोदी जी चाहते हैं वो करते हुए आदरणीय अध्यक्ष जी दिखाई देते हैं। मोदी जी और उनके बीच में जो है शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या मोदी जी करना चाहते हैं ये अध्यक्ष जी भली भांति भांपते हैं और क्या परिणाम, कैसे परिणाम लाया जा सकता है, उस परिणाम को लाने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना और फिर लक्ष्य पूर्ति के लिए अपने आप को समग्रता में समर्पित कर देना, ये अध्यक्ष जी की रणनीति है। और वो लंबा लक्ष्य तय करने का कार्य जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। इससे दोनों के बीच में एक जबरदस्त रसायन है। उस रसायन ने जो है भारतीय जनता पार्टी को विजय का अमृत तत्व दे दिया है। जब अमित शाह बीजेपी के अंदर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब हिंदुस्तान की सियासत में बीजेपी का उदय हो रहा था। उस दौर में गुजरात बीजेपी के गढ़ के रूप में उभर रहा था। बीजेपी के लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी ने गांधीनगर को अपना संसदीय क्षेत्र बनाया था। जब अमित शाह को आडवाणी का चुनावी प्रभारी बनाया गया, तब उनका कद काफी बढ़ गया। 1985 में अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने और उन्हें पोलिंग एजेंट का काम सौंपा गया। अमित शाह के काम से प्रभावित होकर 1989 में गांधीनगर लोकसभा सीट का उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेताओं के चुनाव प्रभारी अमित शाह रह चुके थे। गठबंधन कैसे बनाना है, रूठे सहयोगियों को कैसे मनाना है, किसको गठबंधन में शामिल करना है, कहां झुकना है, कहां सख्त होना है और कहां नरमी बरतनी है, इस चुनाव में अमित शाह के इस कौशल को दुनिया ने देखा। बिहार में नीतीश कुमार को उन्होंने गठबंधन में शामिल किया। जब आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी जताई तो उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। इसके अलावा अंतिम समय में उन्होंने नाराज शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को भी मना लिया। अमित शाह के इस मास्टर स्ट्रोक की वजह सियासत के शुरुआती दिनों में उनकी जमीनी लेवल पर हुई ट्रेनिंग है। अमित शाह सियासत की नब्ज समझते हैं,
जमीनी स्तर की सियासत की उन्हें खासी जानकारी है। गुजरात में बीजेपी ने ग्राउंड लेवल कार्यकर्ताओं को जितना मजबूत किया है, उसमें अमित शाह और मोदी की बेहद अहम भूमिका रही है। लेकिन केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त गांव में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बहुत कम था और वहां पर कांग्रेस ज़्यादा मिली हुई थी। तो सबसे पहले ये काम अमित शाह ने और नरेंद्र भाई मोदी ने साथ में मिलकर उन्होंने गांव-गांव घूमे। कम से कम 8,000 गांव में घूमकर उन्होंने गांव का जो प्रधान सेवक यहाँ पर गुजरात में जिसको सरपंच कहते हैं और बाकी के प्रदेशों में प्रधानमंत्री कहते हैं, गांव का सरपंच, वो उन्होंने एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार करने के लिए और 8,000 लोगों का संपर्क करके 8,000 गांव के लीडर्स को तैयार किया। जो लोग कांग्रेस का काम करते थे उनको भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव किया। केशुभाई पटेल जब गुजरात के सीएम थे, तब से मोदी और अमित शाह बीजेपी को मजबूत बनाने में जुटे रहे। दोनों ने मिलकर हर उस मंत्र पर चोट करने की कोशिश की जो उस दौर में कांग्रेस को ताकत देती थी। नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन नियुक्त करवाया। अमित शाह अहमदाबाद जिला कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी रहे। नरेंद्र मोदी अमित शाह की रणनीति पर बेहद भरोसा करते थे। शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने केशुभाई पटेल को कहकर 1995 में अमित शाह को गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का सबसे युवा चेयरमैन बना दिया। तो अमित शाह को कोऑपरेटिव सेक्टर में लाने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया। अभी तक वो पॉलिटिकली उतने इन्फ्लुएंशियल नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ना है तो कांग्रेस गुजरात का शक्तिशाली कोऑपरेटिव मूवमेंट में बहुत बड़ी पोजीशन पे बैठी हुई है। तो सबसे पहले अमित शाह को सभी जाति के समीकरणों के बावजूद भी एक वो शाह होने के बावजूद भी वो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बनाने का काम मोदी साहब ने किया, क्योंकि उस वक्त जो पाटीदार थे और क्षत्रिय थे वो उनके ज़्यादा डायरेक्टर थे। उनके बावजूद भी दोनों की स्ट्रेटेजी की वजह से वो कोऑपरेटिव जो उस जमाने में करोड़ों रुपये का टर्नओवर करते थे। उस दौर में शंकर सिंह वाघेला से मतभेद की वजह से नरेंद्र मोदी को पार्टी आला कमान ने गुजरात से बाहर कर दिया था। गुजरात के बाहर रहते हुए भी अमित शाह और मोदी के रिश्ते बरकरार रहे। बताया जाता है कि अमित शाह के जरिए ही मोदी ने उस दौर में गुजरात की सियासत पर पैनी नजर बनाए रखी। नरेंद्र भाई मोदी की जो दोस्ती थी यहाँ पर भी वो कायम रही, क्योंकि गुजरात में क्या राज की गतिविधि है, क्या क्या चल रहा है, उसकी वो नरेंद्र मोदी जी के वो लॉयल इन्फॉर्मर रहे और यहाँ से जहाँ भी जो भी होता था उसको वहीं पर वो बताते रहे। अहमदाबाद अमित शाह की सियासी कर्मभूमि रही। अमित शाह अहमदाबाद के सरखेज से पहली बार 1997 के विधानसभा उपचुनाव जीते थे। तब से 2012 तक लगातार वो 5 बार विधायक चुने गए थे। सरखेज की जीत ने उन्हें गुजरात में युवा और तेज तर्रार नेता के रूप में स्थापित किया। उस जीत के बाद वो बीजेपी में लगातार सीढ़ियां चढ़ते गए। मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद शाह और ज्यादा मजबूती से उभरे। सबसे युवा मंत्री के रूप में उन्हें मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया। उनके पास कई मंत्रालयों का प्रभार था और सबसे ज्यादा 12 पोर्टफोलियो नरेंद्र भाई मोदी ने स्टेट गवर्नमेंट में जब सीएम थे तो अमित शाह को 12 पोर्टफोलियो दिए। मतलब ही बिकेम वेरी इन्फ्लुएंशियल इन लेटर डेज। उसके बाद की पूरा राजकीय इतिहास को सबको मालूम है। गुजरात में मंत्री के रूप में अमित शाह नरेंद्र मोदी को मजबूत करने की मुहिम में जुटे रहे। अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी ने हर उस महकमे में कब्जा जमाया जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। हाउसिंग हो, कोऑपरेटिव या फिर क्रिकेट एसोसिएशन, हर जगह बीजेपी काबिज हो गई। उन्होंने गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का नियंत्रण कांग्रेस नेता नरहरि अमीन से लिया और मोदी को इस बॉडी का प्रेसिडेंट चुनवाया। 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने नरहरि को भी बीजेपी में शामिल करवा दिया। तो स्पोर्ट्स में फील्ड में वो अमित शाह को चेस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिया। फिर गुजरात का सबसे बड़ा एक स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी संस्था है, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन। इट्स अ कैश रिच एसोसिएशन। तो
वो उन्होंने कब्जे कर लिया और कब्जा करके अमित शाह बन गए गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और नरेंद्र भाई मोदी को बना दिया प्रेसिडेंट। हालांकि अमित शाह के लिए तरक्की का वो दौर उस वक्त कुछ समय के लिए थम सा गया जब उन्हें सोहराबुद्दीन और कौसर बी के फर्जी मुठभेड़ मामले में जेल जाना पड़ा था। सोहराबुद्दीन और उनकी पत्नी को 2005 में एनकाउंटर में मार गिराया गया था। उस समय अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे। 25 जुलाई 2010 को अमित शाह को गिरफ्तार किया गया और 29 अक्टूबर 2010 को उन्हें जमानत मिली। उन पर अक्टूबर 2010 से लेकर सितंबर 2012 तक गुजरात में दाखिल होने पर रोक थी। सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में अमित शाह ऐसे फंसे कि उन्हें गुजरात से तड़ीपार कर दिया गया और उन्होंने दिल्ली को अपना घर बनाया। वहां पर भी अमित शाह ने अपनी सियासी जमीन को बहुत मजबूत बनाया। राजनीतिक पंडित अमित शाह की जेल यात्रा को उनकी सियासत का अंतिम पड़ाव मान रहे थे, लेकिन शाह ने जबरदस्त वापसी की। आखिरकार लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सीबीआई कोर्ट ने 30 दिसंबर 2014 को उन्हें इस मामले में बरी कर दिया। 2014 में ही अमित शाह ने बीजेपी के अध्यक्ष का पदभार संभाला था। विचारधारा की दृढ़ता, पॉलिटिकल विजन, राजनीतिक लचीलेपन के जरिए अमित शाह ने 2014 में बीजेपी की शानदार जीत का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये विजय श्री को प्राप्त किया है और इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। राजनीति के जानकारों का कहना है कि अमित शाह सियासत के बेहतरीन मैनेजर हैं। उनका अनुशासन सेना की तरह है जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी नजर आता है। इसलिए कि वो लगातार स्वयं को पहले झोंक देते हैं। कभी भी आदरणीय अध्यक्ष जी ने किसी दिन अवकाश लिया हो अपने अध्यक्ष काल में, वो दिन याद नहीं है। एक चुनाव जीतने के बाद तत्काल दूसरा चुनाव जीतने के लिए स्वयं को तत्पर कर देना और कार्यकर्ताओं को भी जो है विश्राम ना लेने का अवसर देना, सतत जो है कार्यकर्ताओं को जोड़े रखना, उनको मुद्दों से जोड़े रखना, उनके मन के प्रश्नों का उत्तर देना और उन कार्यकर्ताओं को सदैव जो है वो चुनाव के लिए संघर्ष करने के लिए दक्ष करना, ये हमेशा जो है कार्यक्रम आदरणीय अध्यक्ष जी चलाते हैं। पहली बार भारत की राजनीति में संगठन शक्ति की भी ताकत क्या होती है वो भी अमित भाई ने प्रूव किया है। जिस तरीके से बंगाल, उड़ीसा, जहां कुछ नहीं था भाजपा का, वहां कार्यकर्ता को प्रेरणा देते हुए, प्रोत्साहित करते हुए जिस तरीके से विजय हासिल की है, उसका श्रेय अमित भाई को भी मिलना चाहिए। अमित शाह पार्टी कैडर्स को खुद अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। वो दशकों से बूथ मैनेजमेंट पर जोर दे रहे हैं, जिसका परिणाम पहले गुजरात और फिर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलता है। ममता दीदी कहती है बंगाल में जय श्री राम नहीं बोल सकते। ममता दीदी, मैं जयनगर सीट की मंच पर से जय श्री राम बोलता हूं और यहां से कलकत्ता जा रहा हूं। हिम्मत है तो अरेस्ट कर लेना, हिम्मत है तो अरेस्ट। अमित शाह की कुशल रणनीति की वजह से बीजेपी का कायाकल्प हो चुका है। देश की सियासत बदल चुकी है। अमित शाह पर ध्रुवीकरण की सियासत के भी आरोप लगते हैं, लेकिन वो इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। हिंदुओं को टेररिस्ट कहना किसी आधार के बगैर, सब चुप बैठे रहे। हम राह देख रहे थे कि भाई न्यायालय का फैसला क्या होता है। 2 न्यायालयों ने तय कर दिया कि हिंदू टेरर जैसी, भगवा टेरर जैसी कोई बात ही नहीं थी। पूरी बात मनगढ़ंत और पॉलिटिकली उपजाई गई। आज के दौर में नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में किसी का स्थान है तो वो है अमित शाह का। अमित शाह अपनी तमाम उपलब्धियों का श्रेय अपनी पार्टी को देते हैं। यहां मेरे साथी जो है, मेरे नेता सारे हैं, वरिष्ठ हैं, उन्होंने मेरी प्रशंसा में कुछ न कुछ कहा है। मैं सबको निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जीवन में से अगर भारतीय जनता पार्टी को निकाल दो तो केवल और केवल शून्य बाकी बचता है और कुछ नहीं बचता है। शतरंज खेलने से लेकर क्रिकेट देखने और संगीत में गहरी रुचि रखने वाले अमित शाह ने देश की राजनीति बदल दी है। अमित शाह की चाणक्य वाली छवि निखर कर सामने आई है।